दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए कुछ विशेष खबरें हैं। खबर के तह में जाएंगे उसके पहले कि मोटा मोटी हवा क्या रुख ले रही है और किस करवट ऊंट बैठेगा, उसके थोड़ी थोड़ी सी झलक दिखाई देने लगी है। 31 तारीख को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ी रैली, बड़ी और बहुत उसकी जो तीव्रता है वो आप महसूस कर सकते हैं जब जो जो लोग वहाँ गए और जो लोग नहीं भी गए और टेलीविज़न के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो जो तस्वीरें लोगों ने देखी, वीडियोज़ देखे, तो उससे पता लग सकता है कि जो जिसको बार बार कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस के आपस में ही इतनी विविधता है, इतने मतभेद हैं, इतने भेद हैं, विभाजन है कि इस आधार पे कैसे लड़ पाएगी बीजेपी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। लेकिन 31 तारीख का जो महा रैली कहिए या इंडिया अलायंस की जो प्रचंड रैली थी, उसमें जो लोगों की भागीदारी और साथ साथ इंडिया अलायंस का जो पूरा एक चट्टानी एकता वो दिखाई दिया वहाँ, उसको आप समझ सकते हैं कि वहाँ से थोड़ी थोड़ी फिजा बदलनी शुरू हुई है। और फिजा क्या है, आपको दो तीन खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शायद इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब हवा का रुख थोड़ा बदलने लगा है। क्या रुख होगा, कैसे सीटों का बंटवारा होगा, 2024 के इस चुनाव में कहाँ कहाँ कौन कौन सा कैंडिडेट किस तरह से किस पे भारी होंगे, वो तो अभी बात की बात है। लेकिन दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए थे, अकाउंट सील कर दिए गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। और इसके पीछे जो कांग्रेस का आरोप था कि ये जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको किसी न किसी एजेंसी के जरिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जरिए उनके साधन संसाधनों को एक तरह से रोक दिया जाए, जिससे कि ये अपंग हो जाए। और करीब करीब 1400-1500 करोड़ का एक पूरा जुर्माना लगाया गया। और वो जुर्माने ऐसे हैं जिसका कोई न ओर है न कोई छोर है। खैर जो हो, कल इसी मामले पे जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो हरीश साल्वे साहब ने कहा कि हम इस सील के को खोलने का हम विरोध नहीं करेंगे। जो भी इस पर तालाबंदी हुई है, इसको खोला जा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ से एक थोड़ी सी रुख बदलने की स्थिति दिखाई दी है। दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन को नोटिस गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो वोट कराने के उसमें हैं, और बाद में एक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से वीवीपैट का पूरा एक मसला आया था कि वो भी कराया जाए, जिससे कि फ्री एंड फेयर पोल का और जो वोटर है उसको ये भरोसा हो कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया है या जिस कैंडिडेट को वोट दिया है वो सही है। तो लेकिन इधर तमाम चुनावों में देखा गया कि उसकी गिनती ही नहीं होती और कई जगहों पे ये कहा गया कि वीवीपैट मशीन ख़राब है।
बाद में उस पे आरोप ये भी लगा कि जो पहले ट्रांसपेरेंट शीशा हुआ करता था, अब उसकी जगह एक ब्लैक शीशा लगा दिया गया, जिससे कि दिखाई न दे कि पर्ची गिरी है कि नहीं गिरी है। तो इसको लेके आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया और कहा है कि तत्काल इस पे आप तत्काल प्रभाव से इसका जवाब दीजिए, और क्यों ना वीवीपैट की गिनती भी हो। और ये यदि होता है तो पूरा का पूरा मामला ही पलट जाएगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल दो ही पक्ष हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पक्ष में हैं। एक तो है स्वयं भाजपा और दूसरा है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग की जो संरचना है वो किसी भी तरह से बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो बना ही उसी तरह से है। क्योंकि उसको बनाने में जो पहले प्रावधान था कि एक विपक्ष का नेता होगा, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, तो इसको पलट के एक प्रधानमंत्री, एक उनके मंत्री और एक विपक्ष का, तो आप समझ सकते हैं कि 2-1 का मामला है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम बनाने वाली मशीनें जहाँ से बनती हैं, जहाँ से चिप बनता है, उनमें उन कंपनियों में जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें बहुसंख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं को डायरेक्टर बनाया गया है। तो ये कुल मिला के इस तरह से चीज़ें हो रही थी, बावजूद इसके कि सरकार को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये तमाम तिकड़मों के बावजूद कहीं जनता ने, बड़ी संख्या में जनता हमारे खिलाफ हो गई, तो ये ईवीएम या उसके तमाम तिकड़म काम नहीं करेंगे। तो अब वो तमाम विपक्षी पार्टियों को या उनके नेताओं को निशाना बनाना शुरू किया। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में जिस पार्टी के नेता गए उसमें आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन हैं। तो ये एक पूरा एक मसला है। इसके साथ साथ जो लोग भी कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं उनके यहाँ छापे पड़ना या कहिए कि उनको नोटिस भेजना शुरू कर देती है ईवीएम, वो भी केवल और केवल विपक्ष के कैंडिडेट के पास। तो इससे भी साफ साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन आज संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, करीब 6 महीने हो गए उनको गिरफ्तार किया गया। आज जिस सवालों को झेल नहीं पाया ईडी, और बाद में उसने कहा कि यदि आप चाहें तो उनको दे सकते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल मामले हैं, उसका जो क्लॉज है 45 शायद ए या बी है, उसके तहत यदि होता है तो फिर ये केस ही खारिज हो जाता है। इसके आधार पे बाकी सारे केसेस खारिज हो जाते। तो ये एक मसला है कि उनकी रिहाई हो गई है। इसके पीछे भी कई लोग अपने अलग ढंग से कयास लगा रहे हैं कि कोई और एजेंसीज है या कोई बाहरी कुछ है या क्या है जिसका दबाव है या क्या है, वो अभी केवल कयास है, उसके प्रति कोई हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है वो है रामदेव की जो पतंजलि जो प्रोडक्ट्स है, पतंजलि उनका जो ब्रांड नेम है, वो लगातार भ्रामक दावे कर रहे थे। दावे करने के साथ साथ जो दूसरी विधियां हैं इसकी क्या बोलते हैं, चिकित्सा के तमाम दूसरी विधियों पे वो व्यंग्यात्मक हमला करना और लगातार एलोपैथ को नीचा दिखाना, उस पर बहस हो सकती है कि कौन क्या है, दवा कंपनियों का कितना दबाव है, उस पर एक अलग बहस हो सकती है।
लेकिन आपने जो दवाइयाँ बनाई उसकी जो मानक या गुणवत्ता है, वो भी जो तय आपके ही जो आयुर्वेदिक मानक हैं, उसके हिसाब से भी नहीं पाए गए। और उनके तमाम प्रोडक्ट्स ऐसे संस्थानों से जहाँ बड़े खास करके मिलिट्री के जितने कैंटीन्स थे वहाँ जाते थे, वहाँ से मिलिट्री के कैंटीन्स वालों ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, कहा कि ये बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आज इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में वो माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन जजों ने कहा कि आप माफ़ी मांगने लायक नहीं, आपको मानहानि का क्यों न आप पे दावा कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा मसला है जिसको लेके बड़ी बड़ी बातें, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, और देखते देखते जिस रामदेव ने अन्ना आंदोलन और उसके साथ बड़े बड़े सपने दिखाने का कि इतने अरब अरब या इतने खरब विदेशों में जो माल दबा हुआ है, भ्रष्टाचार का काला धन दबा हुआ है, वो आ जाएगा तो मतलब देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। देश की तरक्की हुई कि नहीं हुई, लेकिन इनकी तरक्की काफ़ी हुई। और इसको लेके लगातार तमाम संस्थान, तमाम जो समूह, सामाजिक समूह और व्यक्ति, राजनीतिक सामाजिक जो भी कंसर्न रखने वाले, सरोकार रखने वाले जो लोग हैं, वो लोग आरोप लगाते रहे। लेकिन आज जाके फाइनली ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आया है। अभी देखना है कि अभी भी कितनी शर्म बाकी है, वो एक अलग कहानी है। पेट्रोल जो 44 रुपये 45 रुपये बेच रहे थे, 35 रुपये बेचने का दावा कर रहे थे, जिस पे एक पत्रकार ने पूछा था, तो बड़े घमंड के साथ इन्होंने कहा था कि तो के कर लेगा, पूछ फाड़ लेगा के। तो वो जो पूछ फाड़ लेगा का मतलब आज सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने पूछ तो पकड़ लिया है और अच्छे से ऐंठ भी दिया है। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं जिसको लेके दिखाई देने लगा है कि कहीं बयार जो है सचमुच में मतलब बदलती हुई दिखाई दे रही है, कहीं सचमुच में अब जो इनके कार्यपालिका का जो मिजाज है, या कार्यपालिका में जो लोग कार्यकर्ता की भूमिका में थे आज इस गवर्नमेंट के अंदर, अब उनका भी ईमान, या ईमान तो नहीं कहेंगे, वो एक कहिए कि जो कॉन्फिडेंस जो है डोलने लगा है। तो ये कॉन्फिडेंस डोलने का एक संकेत है, या जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो सब है। यदि नॉर्मल प्रोसीजर होता तो शायद ऐसे समय में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, तो वो सब नहीं लगता। ये सब चीज़ें जिस तरह की गई, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया, और जिस तरह से हरकत की गई, और जैसे जैसे एक हाइप बनाने की कोशिश हुई, और इसको बताया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा जंग छेड़ दिया है प्रिय मोदी जी ने। लेकिन सोशल मीडिया पे और तमाम जो भी सतर्क नागरिक हैं, उन्होंने अगले घंटे ही कितने कितने भ्रष्टाचारियों जिन पे इन्होंने खुद आरोप लगाए थे, उनके साथ वो उनको लेके अब उनको कोई ना कोई मंत्री बना रहे हैं, कोई ना कोई पद में ले आ रहे हैं, और तमाम तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे जाएगी। उसमें करीब 20-25 नाम तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे इनके साथ बड़े फलक पे जुड़े हुए हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि कितने लोगों को, और ख़ास करके गुजरात लॉबी के कितने व्यापारियों को, कितने बड़े बड़े
जो घोटाले करने वालों को कैसे विदेश में भेज दिया गया, वो एक बड़ा मसला है। तो वो अभी वो नहीं दिखाई दे रहा है। पीएम केयर फंड का मामला नहीं दिखाई दे रहा है कि अब इसकी पोल खुलेगी तो पता नहीं कितना बड़ा मामला होगा। इसके साथ साथ ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात है, चुनावी बॉन्ड का जो मसला है, बंधन है, और ये जो बंधन के धागे जब खुलने लगे हैं तो वो सारी असलियत दिखाई देने लगी है। और वो असलियत दिखाई देने लगी है जो अभी तो वो एक लीगल फ्रेम में हुआ था। इसके अलावा कितनी बड़ी लूट हो रही होगी, की जा रही होगी, और ये दावा करना कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, सारा पैसा वसूल रहे हैं। अब ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि सत्ता में आप हैं, सारे साधनों संसाधनों पर आपका कब्जा है, तो विपक्ष कैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार करे कि आपको केवल और केवल इसी के नाम पे अब अगले 5 साल के लिए आप वोट मांग रहे हैं। और इसके पहले भी बहुत सारी जो 400 के दावे और तमाम चीज़ें की जा रही थी, उसके भी पोल खुलने लगे हैं। तो दोस्तों, ये तो था, मतलब ये समसामयिक कुछ विषय हैं जिस पे हम आगे कुछ लोगों, जो भी एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि आप भी जब भी चुनाव में आप जाएं तो वो सोच समझ के 10 साल का हिसाब भी मांगें, और क्या एजेंडा है 5 साल के लिए, उसमें रोज़गार का क्या एजेंडा है, महंगाई का क्या एजेंडा है, किसानों का क्या एजेंडा है, महिलाओं के लिए क्या एजेंडा है, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पर्यावरण के लिए, तमाम विषयों पे आप किस एजेंडे पे आपको वोट दिया जाए। आप हर प्रत्याशी से, हर पार्टी से आपको पूछने का हक है। अदरवाइज जितना अभी जो कुछ भी है हमारे हाथ में, वो सब कुछ छिन जाएगा, चला जाएगा। फिर हमारे पास कोई ऐसा कोई मतलब कोई जरिया भी नहीं होगा जहां हम शिकायत कर पाएँ। तो ये सब देखना है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और हम अपील भी करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी ज़रूर बताएं। नमस्कार।